हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रणमा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और चूंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे थे तो संविधान के तहत अब हम लोग भाग 5वें की तरफ आ चुके हैं, यानी कि हम इसमें संघ की बात करेंगे, है ना। कर्तव्य तक हम लोग पढ़ लिए थे और आपका जो है नीति निष्पक्ष सिद्धांत DPSP वो भी हो गया है। तो अब भाग 5 को पढ़ेंगे जिसमें हम पूरी तरीके से देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के आसपास ही ये पूरा भाग घूमता है ना। तो हम कार्यपालिका की बात करते हैं। तो भाग 5 आमतौर पे कहां से कहां तक चलेगा? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, 99 अनुच्छेद इसमें है। इसके बाद हम राज्य की बात करेंगे, है ना, मतलब जिसमें विधायिका यानी कि विधान परिषद विधानमंडल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसमें हम लोग राष्ट्रपति, और इसमें भी अध्याय 1, 2, 3 करके ऐसे होता है। तो भारतीय संविधान का भाग 5 का पहला अध्याय हम देखेंगे, 5वें भाग का पहला अध्याय, जो अब आगे भविष्य में प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि पहला अध्याय कहां से कहां तक है ना। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक, ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे। इसके अधीन संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, देखिए कई बार पूछेगा कि जो भारत संघ चूंकि हम संघ ही है, यूनियन है, तो कहेगा कि इसकी जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरा मंत्री परिषद के साथ साथ महान्यायवादी जिसे हम कैग कहते हैं ये भी शामिल रहेगा। तो कार्यपालिका में कितने लोग शामिल हैं? कितने लोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद में जो खुद प्रधानमंत्री चूंकि मुखिया होता है वो, है ना, और महान्यायवादी, इन सबको मिलाकर के एक पूरा कार्यपालिका बनता है ना। अच्छा, जो कार्यपालिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें तो 2 प्रकार की, एक तो होती है और सामूहिक कार्यपालिका जिसे हम संसद के रूप में जानते हैं, और एक होती है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है ना, और कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है और कार्यकारी प्रमुख भी होता है, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं। ऐसे ही भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, मतलब इसमें समूह के रूप में लोग होते हैं ना। तो इसमें संसद यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो जैसे भारत है, ब्रिटेन है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल। एक और कॉमन भी होता है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख यानी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका का मुखिया जो काम करेगा वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे हमारा रसिया है, रूस, कुछ इस तरीके से भी होते हैं। 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हम देखते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारी जो है संसदीय प्रणाली है, सामूहिक वाली। तो अच्छा, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा, मतलब ये बताएगा कि क्या दायरा है जिनके संबंध में संसद कानून बना सकती है। संसद का आज भी वही कानून है, काम है कानून बनाना और कानून बिगाड़ना, और साथ साथ में उन समस्त अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त हुआ है ना। ये बात करता है। अच्छा, हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है जो सरकार का जनता के प्रति, किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है ना। तो यही हम बात करते हैं, जैसे हमारा पूरा का पूरा संविधान लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होता है ना, एक तरीके से हम कहें तो ये बात यहाँ पे कही गई है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52, यहीं से शुरू हुई है। 51 तक तो हम पढ़ के आए हैं। तो अनुच्छेद 52 तो ये बहुत बार बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति होगा। वैसे राष्ट्रपति पद हम कहां से लिए हैं? अमेरिका से, है ना। तो भारत का राष्ट्रपति पद होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में कही गई है। 53 में कह रहा है कि जो सारी की सारी शक्तियां है ना वो किसके अंतर्गत रहेंगी? किसके अंदर निहित रहेंगी? राष्ट्रपति के अंदर ही।
तो संघ की सारी कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका का मतलब जो काम पूरा जो है, पूरा दायरा छोटे से लेके नीचे तक, है ना, हाँ छोटे से लेके बड़े तक, वो सब राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। अनुच्छेद 54, कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इत्यादि के बारे में बात की जाती है ना, और तरीका क्या है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि उसकी रीति क्या है ना, किस हिसाब से हम बताते हैं राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ कैसे होता है। हाँ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से चुनाव होता है। वैसे इसमें विधायकों और सांसदों की वैल्यू होती है ना। तो जो विधायकों की वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, एक विधायक के वोट की वैल्यू जो है वो अलग होती है। कई बार ये भी प्रश्न अब बनने लगेगा। तो विधायक की जो वैल्यू होती है, पूरी जो जनता है, मतलब पूरा उस क्षेत्र में जितने लोग हैं, है ना, यानी कि मतदाता हम कहेंगे समझने के लिए, और बटे निर्वाचित जो लोग हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या से हम भाग करा देते हैं और उसको इतने से गुणा करा देते हैं, वो उसकी वैल्यू निकल के आती है विधायकों की, है ना। तो विधायिका या विधायकों की, जिसमें हम एमएलए वगैरह कहते हैं ना, एमएलसी, ये सब जो होते हैं विधायक, जो आमतौर पे कहाँ से आते हैं, विधानमंडल से, विधान परिषद से, ठीक है ना। लेकिन जो सांसद होते हैं, कई बार प्रश्न ये बनता है कि किनकी वैल्यू समान रहती है। तो सांसदों की वोट शेयर जो वैल्यू होती है वो बराबर रहता है ना, हमेशा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या है, कुल कितने लोग हैं और बटे इनकी संख्या गुणे 1000, तो हमेशा समान आता है, ठीक है। और ये उस क्षेत्र के अंदर, उस राज्य के अंदर कितने निर्वाचित, या हम कहें तो कितने मतदाता हैं, उनकी संख्या के हिसाब से निकालते हैं, तो कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न ऐसे बन जाएगा। तो रीति क्या है, कैसे याद करेंगे, पद, फिर सारी शक्तियां उसके अंदर, निर्वाचन कैसे होना है, मतलब निर्वाचन, और निर्वाचन के तरीके की बात, रीति की बात, है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 56 में, तो राष्ट्रपति की पदावधि, है ना। पदावधि मतलब हमेशा 5 साल के लिए होता है। पहले भी हम जैसे अगर अनुच्छेद 61 के तहत हम हटा भी सकते हैं, ये सब क्या कहते हैं, महाभियोग, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो पदावधि की बात की जाती है अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, है ना। तो ये अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं रखता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या याद रखना चाहिए कि उम्र उसकी कितनी है ना। उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, चाहे राज्यपाल या राष्ट्रपति। बाकी तो आम बात है, बाकी तो आप जानते हैं ना, उसमें क्या है, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, फलाना ढंग का, ढेर सारी बातें, ठीक है ना। लाभ के पद पे ना होना, ये सब होता है। तो अनुच्छेद 58 हो गया। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो अब हमें ये ध्यान रखना है। जो स्टार है थोड़ा वहां ज्यादा ध्यान दे लेंगे, है ना, स्टार वालों पे अधिक ध्यान देना है, और बाकी ये भी आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ये पूछता है कई बार कि राष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण कराता है या शपथ दिलवाता है कौन है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हमेशा सबको शपथ दिलवाता कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट का समझ रहे ना, और उसे ये दिलाते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा सबको यही दिलाते हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य है राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल, है ना, प्रधानमंत्री या बाकी केंद्रीय मंत्री परिषद लोगों को राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, शपथ या प्रतिज्ञा, है ना। और ये बात किस अनुसूची में चर्चा की गई है, अनुसूची में बात कर लेते हैं। तो शपथ, प्रतिज्ञा, ये सब क्या किस में होता है, किस अनुसूची में, अनुसूची 3 है, है ना, 3 होता है ना। दूसरी बात में वेतन। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और ये कई बार पूछा है, देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, उच्च सदन से या लोकसभा,
निम्न सदन से, ठीक है। लेकिन 14 दिन पहले आपको लिखित में सूचना देनी होगी, है ना। और इस चीज को शुरू करने के लिए 1/4 लोग होने चाहिए संतुति दे कि हाँ ऐसी बात है। 2/3 लोग जब वेरीफाई कर देंगे कि हाँ इन पे ये दोष जो है सही पाया गया है, तब राष्ट्र के विरुद्ध कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे क्रियाकलापों में अगर सम्मिलित पाए जाएंगे राष्ट्रपति, तब उन पर महाभियोग चलाया जाता है। तो मेन चीज हमें क्या ध्यान रखना, अनुच्छेद 61, 60 और 61, शपथ और फिर शपथ के बाद फिर हटा भी दो, याद रखना ना, हमें याद रखना है बस। तो अनुच्छेद 61 काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या कहते हैं, महाभियोग। अच्छा, राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जाता है कि नहीं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद कोई नहीं, क्योंकि पद होता ही नहीं है, ना तो समय अवधि होती है आमतौर पे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं महोदय वो, है ना। हाँ, उनका प्रतिनिधि, हाँ। तो इसलिए आमतौर पे हटा दिया जाता है, पदावधि की कोई चर्चा नहीं होती है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरनी हो तब के लिए व्यक्ति की पदावधि बचे हुए समय के लिए, है ना, कि अब इतना बचा है तो उसके बाद हम क्या करें क्या ना करें, इस तरीके से। तो फिलहाल 62, ठीक है। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 63, हम चूंकि क्या है, उपराष्ट्रपति भी उसी भाग के अध्याय 1 में आ जाएंगे, 5वें के अध्याय 1 में। तो उपराष्ट्रपति महोदय, अनुच्छेद 63, ठीक है ना, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति भारत में होगा, है ना। और अनुच्छेद 64 क्या कहता है, फिर उसकी शक्ति दे दी जाएगी कि भाई हमेशा से कौन सभापति होगा, राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में कौन है, माननीय, है ना, माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और आमतौर पर लोकसभा के तो बिरला साहब जी है ना, तो चुना जाता है। फिर अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, जब राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या कुछ ऐसी चीजें कुल मिलाकर अनुपस्थित हो, तो उसमें राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अनुच्छेद 65 के तहत ये शक्ति दी गई है, ठीक है ना। सारे के सारे इंपोर्टेंट है काफी। उसके बाद अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और 67 में इसकी पदावधि, है ना, ये सब चर्चाएं होती है। ध्यान से समझते रहिए। अब आज के समय इंपोर्टेंट वाली बात कुछ नहीं रही, जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं पूछेगा, थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, वही पूछ ले रहा आज के जमाने में, ठीक है ना। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो है पदावधि की बात की जाती है। 69 में शपथ और प्रतिज्ञान, है ना, अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का देखते रहेंगे। 70 अन्य अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन यही करेंगे। उसके बाद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय, कुछ ऐसी चीजें जो विषय के रूप में रखी गई हो। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमें जो ध्यान रखनी होती है वो क्या है, अनुच्छेद 72, ठीक है ना। हम राज्यपाल को और राष्ट्रपति को तुलनात्मक रूप से भी देखेंगे, तो अभी हम फिलहाल इन्हीं को क्रमवार देखते जाएंगे। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या अल्पीकरण, जिसे लघुकरण कहते हैं, ये सब शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। थोड़ा सा राज्यपाल को अगर हम जाने तो किस अनुच्छेद के तहत आ जाएगा, अनुच्छेद 261 या 161। और इसमें जो क्षमादान की बात जो होती है, कितना रहता है क्षमादान, एक जो शक्ति है जो राज्यपाल के पास नहीं है, वो है मृत्यु की सजा का, हाँ, मृत्यु दंड को माफ न कर पाना, ठीक है ना, सही है। अब कहाँ चले गए,
ये बाकी सारे काम तो कर पाएंगे, लेकिन मृत्यु का जो है यानी कि मृत्यु दंड को माफ ये नहीं कर पाते हैं। बाकी मृत्यु दंड को भी 161 मैं कह ही रहा हूँ, क्योंकि 261 क्यों 99 91 और 99 और 101 का मामला होता है ना अंतर में। 161 जो है ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ठीक है थोड़ा ध्यान दिया करो। 161 रहेगा क्योंकि हम 99 कम ज्यादा होते हैं, ज्यादातर कंडीशन में हम 99 कम होते हैं और ज्यादा होते हैं, या कई बार 111। ठीक है, राज्यपाल और उसमें अभी हम चर्चा करेंगे, अभी परेशान मत होइए, अभी पहले इनको पढ़ लीजिए। तो 72 समझ में आ गया, 161 भी समझ में आ गया, वो राज्यपाल की बात है, फिलहाल वो राज्य के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की जाती है, ये प्रश्न बनने लगा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा या किया जा सकता है, इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 73 में रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। 72 सबको याद ही होगा पूरी तरीके से समाधान। अनुच्छेद 161 मृत्यु दंड को छोड़ के बाकी सभी समाधान है ना, राज्यपाल करेंगे। उसके उपरांत मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की आप बात करते हैं तो मंत्री परिषद में हमेशा चर्चा होती है कि देखिए प्रधानमंत्री का कोई स्पेशली पोस्ट नहीं है ना, हमारे किसी अनुच्छेद में नहीं है, वो सीधा सीधा एक अनुच्छेद में कह दिया गया, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के लिए है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए है ना, सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। उसी का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। जो उस मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कह लिया जाता है। तो अनुच्छेद 74 में कहा जाता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कर दिया जाता है, तो 2 अनुच्छेद इसमें है। ठीक है, अन्य उपबंध अन्य जो काम है, तो 74 ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 75 भी ध्यान रखिए। महान्यायवादी याद ही करना है आप लोगों को, सामान्य सा है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की जाती है, ठीक है ना। महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी आमतौर पर एक अलग बॉडी बना दी गई है जो कार्यपालिका पर पूरी तरीके से कहीं न कहीं हम कहें तो क्या कहते हैं, देख रेख करना, ऑडिट करना, है ना, कि आपके काम सही चल रहे हैं कि नहीं, और आप जो भी चीजें खर्च या बाकी चीजें कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। ऐसे इतने बस कागजी कबूतर उड़ा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं तो कि इतने कबूतर उड़ा दिए, तो उन सभी का देख रेख करने के लिए जो हमारे कार्यपालिका में शामिल किया गया है महान्यायवादी को, समझ रहे ना, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी ये कमांड रखते हैं, समझ रहे ना, जवाब देना होता है कि आप क्या क्या किए हैं अभी तक, किस तरीके से क्या है। जैसे अभी गडकरी साहब का रोड बनाया गया तो गुड़गांव के आसपास में, तो बताया जा रहा था इतना खर्च, इतनी महंगी रोड आप बनाए, उतने में तो हम मंगल से लौट आए, है ना। तो ये सब कौन देख रहा है, कौन किसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं, तो इसे है ना कि क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे सरकारी कार्य संचालन थोड़ा सा है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन की चर्चा हो जाती है। 77 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में चर्चा होती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 78, तो 74, 75, 78 ध्यान रखेंगे, 76 तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप राज्यपाल को देखेंगे तो फिलहाल इन लोगों को हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। ये राज्य के अंतर्गत आ जाता है तो राज्य का विषय हो जाता है ना, 152 से शुरू होता है। तो अध्याय 1 इसमें भी है राज्य के अंतर्गत। तो सबसे पहले परिभाषा की बात हो जाती है, और राज्यपाल की हम अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे, और वहां कितना था, 152 सिर्फ 52 था, यानी कि 99, 101, 111 ये सब हम कम ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे कितना अधिक कर देंगे हम भाई, 52 में 153 जाएंगे तो कितना 101 अधिक करेंगे ना, तो थोड़ा इससे आसान हो जाता है। तो 101, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो 151 तक, 52 से 151 तक आए थे, है ना। उसके बाद से
फिर तुरंत शुरू हो जाएगा राज्य, तो राज्य में हम राज्यपाल से शुरू करेंगे। जैसे संघ में राष्ट्रपति से शुरू किए थे, तो कई बार गड़बड़ होगा। अगर जैसे आपका दिमाग में 261 आ रहा है ना, 261 जब आ रहा है तो वो ध्यान रखिए कि 261 नहीं आएगा, 200 अंतर नहीं होगा, 100 100 पे से ज्यादा अंतर नहीं होना है ना, 100 से 111, तो 99 101 ऐसे होता है, तो 161 होगा। इस हिसाब से आपका थोड़ा सा रिलेटिवली सही हो पाएंगे आप। तो अगर 101 बढ़ेंगे तो राज्यपाल के बाद राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, जैसे पावर में राष्ट्रपति। फिर 154 में सारी कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों के अंतर्गत जो चीजें आएंगी वो सब किसके अंदर होंगी, राज्यपाल के। जैसे 53 में किसके अंतर्गत थी, राष्ट्रपति के। 101 बढ़ रहा है ना। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। अनुच्छेद 156 तो राज्यपाल की पदावधि, तो पदावधि क्या है, प्रसाद पर्यंत रहेंगे जब तक मर्जी है राष्ट्रपति की, है ना। तो 156। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यताएं है, योग्यता में पुनः हम याद रखना है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना, बाकी तो कॉमन सी बातें हैं, बाकी सबके लिए होती है। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या शर्तें रहेंगी। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना, और अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिक निधियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। अब हमें ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों के दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्तियां जो राज्यपाल को दी जाती है, ठीक है। हाँ जी, कार्यपालिका पावरफुल है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अगर आप देखेंगे कौन सा ज्यादा पावरफुल है, तो कार्यपालिका पूरे देश के अंदर क्या क्या चीजें चलनी है, कैसे काम होना, सब देखेंगे, लेकिन उस पर कमांड रखने का काम, यानी कार्यपालिका कुछ गड़बड़ करेगी तो हाँ, कार्यपालिका में आमतौर पे कार्यपालिका पूरा जैसे राष्ट्रपति, संघ के अंदर तो सब मंत्री परिषद या पूरा ऊपर से लेके नीचे छोटा अधिकारी भी कर्मचारी है ना, वो सब आएंगे। वो अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनके लिए न्यायपालिका बैठी है ना, क्योंकि आपके लिए न्यायपालिका है। तो इस हिसाब से सबसे ऊंचा क्या है हमारा संविधान, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, न्यायपालिका है ना। कटघरे में राष्ट्रपति, कटघरे में प्रधानमंत्री, सभी साथ खड़े हो सकते हैं, समझ रहे हैं। ये नहीं कि न्यायपालिका राष्ट्रपति खुद बुला ले आजा कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो न्यायपालिका सर्वोच्च है और होना ही चाहिए, ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार की चर्चा की जाती है। थोड़ा सा और जैसे उसमें था, तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जिसमें विधायक या जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके मंत्री, पूरा उनका मंत्रिमंडल, तो 163 और उसमें कितना था, 74। हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे भी। अब इसमें कितने का अंतर हुआ है ये हमें थोड़ा सा देखते चलना है। जब तुलनात्मक रूप से मैं एक साथ एक पटल पर रखूंगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जिससे आप आसानी से तुलनात्मक रूप से पढ़ पाएंगे, और मैं ये कहता हूँ तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो याद होगा। तो 153 क्या कह रहा भाई, मंत्रिमंडल का गठन होगा राज्यपाल की मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। अनुच्छेद 164 क्या कहेगा, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे अनुच्छेद 75 में कह रहा था कि जो मंत्री परिषद था उधर, उसके लिए अन्य उपबंध, सेम टू सेम यही बातें हैं। महाधिवक्ता होते हैं राज्यों में, और राज्यों में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होंगे और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी, ठीक है ना। तो उसके बाद अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के संचालन वाली बात, सेम टू सेम एकदम सिमिलर रखी गई है चीजें, ठीक है। तो 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि से संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, है ना, जैसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य हुआ करता था 78 के तहत, ऐसे ही 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य रहेगा मुख्यमंत्री का, ठीक है ना। तो चीजें समझ में आई है ना, इसको एक से दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसका जो है तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल, मैं चाह रहा हूं एक बार पहले सीरीज से चलने, उसके बाद हमें कैसे आसानी से याद करना है।
अच्छा अभी कुछ और भी तो है, कुछ और का मतलब जैसे हम देखते हैं राष्ट्रपति को तो अभी और भी कुछ चीजें बची हैं, जैसे अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या है? अनुच्छेद 112, 112 नहीं 123, ठीक है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 60 तक, तो उसमें हम मुख्यतः 2-3 को ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये भी तो सब राष्ट्रपति के अंतर्गत है, लेकिन संघ से बाहर थोड़ा चला जाता है, ये है संघ में। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? इससे हम कहते हैं राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास वीटो, वीटो एक लैटिन शब्द है ना, और जिसका अर्थ होता है रोकना, है ना। तो वीटो, हमारे राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं, जिसमें हम सुनते हैं आत्यांतिक वीटो, जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, है ना। आत्यांतिक वीटो क्या होता है? आमतौर पे आत्यांतिक वीटो में हम कह देते हैं कि हाँ बंद हो गया, ठीक है, उसको खत्म कर देना। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करता है, एक बार उसे लगता है कि यार ठीक नहीं है कुछ ऐसी चीजें, तो वापस भेज देता है कि जाइए इसको, इसमें कुछ और सुधार करिए, और फिर से वापस लौट के आ गया अगर बिल, तब निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति को उसको संतुष्टि देनी ही देनी होती है। समझ पा रहे हैं? मतलब हम किसको दे रहे हैं संतुष्टि, या किसको रोक रहे हैं? बिल को, विधेयक को। जो विधेयक होते हैं, जो कानून बनने की राह में है, जो बिल है, राष्ट्रपति से जब मुहर लगवा लेगा तो क्या बन जाएगा भैया? एक्ट। उससे पहले क्या था? बिल, विधेयक था। उसके बाद क्या बन जाएगा? जब राष्ट्रपति महोदय हमेशा से हम कहते हैं राज्यसभा, लोकसभा, जब कोई भी बिल यहाँ से पास हो यहाँ आएगा, या यहाँ से पास हो यहाँ आएगा, मतलब कहीं से शुरू हो, यहाँ आने के बाद फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसको क्या कर देगा? संतुष्टि दे देगा, तब क्या हो जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। मान लीजिए उसे संतुष्टि नहीं देनी है ना, तो आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल कर लेगा। नहीं तो अगर लगेगा यार कुछ और आप करेक्शन कर सकते हैं, तो वो कहेगा निलंबनकारी वीटो, मतलब वापस लौटा देगा एक बार और पुनर्विचार के लिए। और जब पुनर्विचार करके पुनः एक बार आ जाए, तो निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति को संतुष्टि देनी ही देनी होती है। ये इससे कई बार बनता है निलंबनकारी से, और हमें लगता है निलंबनकारी का मतलब एकदम से खारिज कर देना, इसमें एकदम से खारिज नहीं होता है। जेबी वीटो में और भी है ना, तो उसे एकदम से खारिज करना है और ना ही वापस भेजना है। मतलब उसे ऐसा लगेगा कि बस ये ठीक नहीं है, या उचित समय नहीं है, या सरकार कुछ समय के लिए है ना, अल्प समय के लिए है, तो ऐसे में जेबी वीटो का इस्तेमाल कर दिया जाता है। 86 के दौर में हाँ ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया। वो डाक वाला कुछ संशोधन होना था, है ना, डाक बिल पर, जो डाक विभाग होता है उसमें पोस्ट क्या होता है, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर थोड़ी, डाक से संबंधित कुछ उसमें सुधार करना था, है ना। तो उस समय उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो आज भी जेबी वीटो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है, समझ रहे ना। तो ये सब किसके तहत चल रहा है? अनुच्छेद 111 के तहत। 110 वगैरह तो हम बाद में पढ़ेंगे, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभी हम राष्ट्रपति को ही देख रहे हैं ना। फिर हम संसद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 79 से पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा, वो संसद के काम में आते हैं। राष्ट्रपति के काम में ये आएगा, शामिल हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 123, इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करेगा, ऑर्डिनेंस जारी करेगा। अध्यादेश क्या होता है? अलिखित कानून होना, है ना। अभी जो एक्ट नहीं बना है और हमें ये दिख रहा हो कि ऐसा कानून होना चाहिए, संसद सत्र का अवकाश चल रहा हो, कुछ भी ऐसी चीजें, है ना, तो उस समय अध्यादेश जारी करवा करके काम चला लिया जाता है राष्ट्रपति के महोदय से। वो एक कानून ही होता है ना, क्योंकि संसद का काम आज भी क्या है? कानून बनाना और कानून बिगाड़ना। तो जब संसद का अवकाश चल रहा हो, कुछ अच्छी चीजें हों, तो उस समय के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, समझ रहे ना, जिससे कि काम चलता रहे। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करता है, समझ रहे ना। 352, 56 और 60 कई बार बताया गया है, आपात शक्तियां होती है। वैसे ये किस भाग के अंतर्गत आ जाता है?
आपातकालीन शक्तियां। हाँ। हम भाग करते हैं, भाग 18 में इसकी चर्चा होती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा दूर का है, मैं ले आया हूँ खींच के इसको यहाँ। 352 से लेकर 60 तक पूरा होता है कि क्या कैसे क्या करना है, लेकिन 3 हम महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं। 352 क्या होता है? ये होता है राष्ट्रीय आपात, यानी कि बड़ा बाह्य विद्रोह हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो, है ना, उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है, जो 3 बार लगा है। और इसमें ध्यान से देखिए 56 में क्या है, 356 में ये होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या हो, जब कोई राज्य शासन व्यवस्था सुचारू रूप से न चला सके तब राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है राज्यपाल के माध्यम से। तो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर समझ पा रहे हैं? ये बहुत बार लगता है बराबर। जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया गया कहीं न कहीं इसी की वजह से, है ना। जब राज्य सरकारें या जो भी गवर्नमेंट है काम न कर पा रही हो, सुचारू रूप से न चल पा रहा हो, तब राष्ट्रपति कमांड अपने हाथ में लेता है, मतलब राज्यपाल को सौंपता है। फिर 360 हम जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल भारत में तो नहीं लगा है, लगना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रपति से आते हैं, बाकी इन लोगों को तुलनात्मक रूप से फिर से कभी याद कर लेंगे अच्छे से। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आपको है तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अभी वो तो हम राज्य में जाएंगे ना, 1 मिनट नहीं, हाँ अभी संघ में ही है, ठीक है ना। वैसे 124 वगैरह 124 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य है। हाँ, इसको हम अलग चर्चा कर लेंगे, 224 अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि वो 152 के बाद शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ चलिए, अच्छा इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।